दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम एक ऐसी कंपनी के विषय में चर्चा करेंगे जो पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है और साथ ही अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर कंपनी है। इसने लास्ट एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आइए इस कंपनी के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इस कंपनी का करंट मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 599 रुपए है तथा स्टॉक का पीई 76.6 है, जो कि इसे थोड़ा ओवरब्यूट दिखाता है, लेकिन यह बिजनेस टू बिजनेस और कंपनी टू कंपनी विभिन्न कारणों पर वैरी करता है। इस कंपनी का 52 वीक हाई लो 614 और 181 रुपए है। यह कंपनी एक लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है तथा इसका डिविडेंड यील्ड 0.67% है। इसका प्रमोटर होल्डिंग 0% है, लेकिन चूंकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोमोटर नहीं है, इसका मेजर स्टेक डीआईआई और एफआईआई के पास है तथा जो बचा हुआ स्टेक वो पब्लिक के पास है। इसका डेप्ट नेग्लिजिबल है, जो लगभग 11.7 करोड़ है। प्लेज परसेंटेज 0 है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30 करोड़ और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02% है। दोस्तों, यह कंपनी पावर ट्रेडिंग के लिए एक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, जिसमें बायर और सेलर दोनों पावर खरीद और बेच सकते हैं। इस कंपनी के 6,800 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और पूरे भारत भर में ये स्थित हैं। इनका 55 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है और 500 से भी ज्यादा कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं। इनका 4,400 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, जो विभिन्न व्यवसायों को केटर करते हैं, जैसे मेटल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, सिरेमिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स etc। यह एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। दोस्तों, इसका प्लेटफॉर्म एक इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी प्रदान करता है, पावर मार्केट में पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाता है, साथ ही व्यापार में स्पीड और सुविधा भी प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन के विषय में कुछ समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पावर पहले जनरेट किया जाता है, वो भी दो मेथड से, एक हुआ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी इंडिया में टोटल कैपेसिटी 384 गीगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें 97 गीगावाट रिन्यूएबल्स की है और शेष जो है वो नॉन रिन्यूएबल्स से आती है। और जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होता है। इंडिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है। फिर उसके बाद वो सब ग्रिड में भेजा जाता है। उसके बाद वो कंजम्पशन के लिए होम और इंडस्ट्री को सप्लाई होता है। इंडिया इस समय पावर सरप्लस नेशन में आता है और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं पावर। दोस्तों, अब हम इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि ये जो पावर ट्रेडिंग का जो मार्केट है, इसको 25% तक बढ़ाया जाए 2023-24 तक। तो इससे इस कंपनी को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही यह भी प्रपोजल है कि जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको एग्रीमेंट में पावर परचेज एग्रीमेंट से एग्जिट हो जाना है, जो 25 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे भी सप्लाई साइड में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि 100% पावर डिस्पैच है वो थ्रू एक्सचेंज के माध्यम से ही हो। और आईएक्स जो है वो इसने हाल में इंडियन गैस एक्सचेंज भी लॉन्च की है, तो इसका बिजनेस रेवेन्यू इससे भी जनरेट होगा। और देखा जाए तो मार्च 2021 में इसने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम अचीव किया था, जो 8248.552 मिलियन यूनिट्स है।
और आईएक्स एक रेगुलेटेड और अप्रूव्ड कंपनी है जिसको सीईआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करती है। दोस्तों, कैबिनेट ने रिसेंटली एक 3.03 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अप्रूव किया था, जिसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट 25 करोड़ मीटर्स को स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स में बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही अभी जो रिन्यूएबल्स कैपेसिटी 2010 में 10% थी, उसको बढ़ाकर 2021 में 25% किया गया है और यह आशा है कि 2030 तक यह 50% तक हो जाएगी। और रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी इंडिया का अभी 97 गीगावाट्स है, जो कि 2030 तक 450 गीगावाट का कैपेसिटी अचीव करने की बात कही गई है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और नेचुरल गैस को प्रमोट किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस के शेयर को मार्केट में इंक्रीज करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। अभी जो नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 6% है, उसको 2030 तक 15% तक बढ़ाकर किया जाने का आशा है। इस कंपनी ने रिसेंटली पावर ट्रेडिंग मार्केट को क्रॉस बॉर्डर भी एक्सपांड किया है। रिसेंटली इसने नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें नेपाल ने इसका आईएक्स का प्लेटफॉर्म यूज कर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। साथ ही यह कंपनी बांग्लादेश और भूटान के साथ भी बात कर रही है पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, इस कंपनी के ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी कारण इसका एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी है, जो डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। यह डिस्कॉम्स और इंडस्ट्रीज को भी काफी सस्ते दरों पर पावर उपलब्ध कराती है और इस एक्सचेंज पर जो पावर का प्राइस उपलब्ध होता है वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से सस्ते दरों पर होता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार यह वर्ष भर सस्ते दरों पर पावर उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। यह कुछ पेपर क्लिप्स है जो कि राज्यों को इस एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करने पर हुए फायदे का दर्शाता है। पहले में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश सेव्स ₹2350 करोड़ इन पावर परचेज इन 2 years। और दूसरे में लिखा हुआ है महाराष्ट्र डिस्कॉम्स टर्न टू एनर्जी एक्सचेंज सन कॉस्टली पीपीएस। वी आर इंक्रीजिंगली बाइंग पावर फ्रॉम एक्सचेंजेस विच इज चीपर देन पीपीए टैरिफ्स। यह कंपनी काफी डाइवर्सिफाई है और इसने अपने को काफी चेंज भी किया है। पहले यह मैनुअली काफी वर्क किया करती थी, जो अब डिजिटल और ऑटोमेशन बेस्ड हो गई है। पहले ये डेस्कटॉप बेस्ड काम करती थी, अब वो वेब बेस्ड पोर्टल है इसका और ट्रेडिंग ऐप भी है। इसी तरह इसने कई पार्टनरशिप भी किए हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इसका सेल्स जहां दिसंबर 2019 में 60 करोड़ था, वहीं जून 2021 में बढ़कर 90 करोड़ हो गया और यह मार्च में भी 95 करोड़ रुपए था। और सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी का ग्रोथ दर्शाती है और फ्यूचर में ये कंपनी और ग्रोथ होगी इसमें, वह यह है कि इसका ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 80% लास्ट 3 क्वार्टर्स में 85% रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और लास्ट 6 क्वार्टर्स में सबसे कम 74% रहा है। बहुत कम ही कंपनियों का ओपीएम इस तरह देखने को मिलता है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए, जो दिसंबर 2019 में 42 करोड़ रुपया था, वो जून 2021 में 64 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी हुई है इसके प्रॉफिट में। दोस्तों, अब हम इसके इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं तो इसका सेल्स जहां मार्च 2010 में 36 करोड़ हुआ करता था, वो मार्च 2021 में 317 करोड़ हो गया है, जो कि करीब 10 गुना इसका ग्रोथ बढ़ा है। और इसका ओपीएम जो मैंने कहा कि मार्च 2010 में 59% था, वो अब
80, 82 और 84% के करीब है लास्ट 3 इयर्स में। और इसका सीधा असर इसका नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। जो मार्च 2010 में इसका नेट प्रॉफिट 19 करोड़ रुपए था, वो मार्च 2021 में बढ़कर 213 करोड़ रुपए हो गया है। और अगर लास्ट 12 मंथ का देखें तो यह 234 करोड़ रुपए है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देखिए। इस कंपनी का शेयर कैपिटल मार्च 2011 में 30 करोड़ था और इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हुई है, अभी तक वो 30 करोड़ ही है। इसका रिजर्व में भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, जो मार्च 11 में 48 करोड़ हुआ करता था और वो आज 491 करोड़ रुपए है। और इसका बोरिंग्स नेग्लिजिबल है, मार्च 2021 तक 12 करोड़ रुपया सिर्फ बोरिंग्स है। दोस्तों ये इस कंपनी का कैश फ्लो और रेशियोज भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जो कंपनी जो कैश जनरेट करती है, ये कैश रिच कंपनी है। इसके आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखिए, मार्च 2021 में 304 करोड़ रुपए जनरेट की है, जो कि साल दर साल इसमें बढ़ने की गुंजाइश है। और वहीं इसका आरओसी देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखा जाए तो वो 60% है। बहुत कम ही कंपनी में इस तरह के आपको आरओसीई देखने को मिलेगी। इसका डेटर्स डे भी बहुत कम है, मार्च 2021 में मात्र 4 दिन था। दोस्तों आइए अब हम इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स के विषय में चर्चा करते हैं। अम, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है, और लेकिन इसका बहुत सारे कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग जीरो रहती है। जैसे आप आईटीसी को देख लीजिए, उसमें भी जीरो लगेगा, और एचडीएफसी में भी आपको प्रोमोटर होल्डिंग जीरो देखने को मिलेगा। लेकिन वो क्या है, प्रोफेशनली रन प्रोफेशनल्स द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें भी वही स्थिति है, लेकिन इसमें डीआईआई और एफआईआई ने एक सिग्निफिकेंटली स्टेक होल्ड किया हुआ है। देखिए आप जहाँ कुछ मैं मेजर जो एफआईआई है और डीआई है उसको विषय में मैं इस स्लाइड में बताया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड एफआईआई है, जो 4.36% स्टेक होल्ड करती है। उसी तरह एशियन रिकोनिसेंस फंड लिमिटेड है, वो भी एक एफआईआई है जो 4.9% स्टेक होल्ड करती है। और एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो 2.06% होल्ड करती है। अगर हम डीआईआई के विषय में बताएं तो इसमें मेरे टैक्स एसेट टैक्स सेवर फंड 6.14% होल्ड करती है, और पराग परक म्यूचुअल फंड 5.0% होल्ड करती है। एलआईसी का भी इसमें स्टेक 1.61 है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का स्टेक 2.14 है, और यूटीआई निपॉन और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें स्टेक होल्ड किया हुआ है। दोस्तों अब हम इस कंपनी के डिविडेंड और बायबैक पर चर्चा करते हैं। यह कंपनी, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसने फरवरी 2019 में बायबैक भी किया था। कंपनी का 2018 में एक स्प्लिट भी हुआ था। फिर भी आप देखिए लास्ट 3 साल में इसने सिग्निफिकेंटली ठीक ठाक डिविडेंड दिया है, जो इन्वेस्टर्स के स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम अपनी डिस्कशंस को समराइज करें तो यह कह सकते हैं कि यह कंपनी एक रेगुलेटेड बिजनेस में काम करती है, जहां पर दूसरे प्लेयर्स का आना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें यह मार्केट डुओपली रखती है। एक और कंपटीटर इसका पीटीसी इंडिया है, लेकिन वो उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, इसलिए इस कंपनी में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही यह कंपनी न्यू लॉन्चेस भी की है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इंडिया। तो और इसने एक्सपांसन भी किया है नेपाल में, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेपाल में इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड से एनर्जी एक्सचेंज किया जा रहा है। और इसने बांग्लादेश और भूटान में भी एक्सपोर्ट के लिए अपना डिस्कशंस कर रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी का कंजम्पशन कभी कम नहीं होगा और ये राइज होती रहेगी। लेकिन इसके राइज होने एनर्जी कंजम्पशन राइज होने के साथ ही इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा और इसका सीधा फायदा इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा।
साथ ही एक कुछ कंसर्न भी है, जैसे फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस है, एनर्जी के जो प्राइसेस है वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइसेस कम या अधिक हो, इनका जो चार्जेस हैं वो इनको लगातार मिलता ही रहेगा, और ये चार्जेस भी कंटिन्यू इंक्रीज ही होगा। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का हमारा डिस्कशंस, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमने ये जो सारी एनालिसिस की है, वो उसका सोर्स मटेरियल इन स्क्रीनर.इन है, एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी वेबसाइट है और न्यूज़पेपर है। अगर दोस्तों आपने भी इस कंपनी के विषय में और रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और साथ ही अपना, अगर आपने परचेज किए हैं तो किस रेट पे और किए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।